नमस्कार। आज हम कुछ कानूनी दस्तावेज और नोट्स देख रहे हैं। मामला जुड़ा है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 53 से और हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसकी वैधता पर एक फैसला दिया है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब असल विवाद क्या था, अदालत के तर्क क्या थे और इस फैसले का क्या असर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये मामला दिखाता है कि कैसे पेटेंट धारकों के अधिकारों और कानून की व्याख्या के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। बहुत जरूरी संतुलन है ये। तो सबसे पहले ये बताइए कि याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति क्या थी, मतलब धारा 53 से उन्हें क्या दिक्कत थी। देखिए, उनका जो मुख्य तर्क था वो समय के नुकसान का था। धारा 53 कहती है कि पेटेंट की 20 साल की अवधि अर्जी दाखिल करने की तारीख यानी डेट ऑफ फाइलिंग से शुरू होती है। लेकिन जो पेटेंट के असली अधिकार हैं, जैसे किसी पर नकल करने के लिए मुकदमा करने का अधिकार, वो तो पेटेंट मिलने की तारीख यानी डेट ऑफ ग्रांट से शुरू होते हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि धारा 11A7 है जो प्रकाशन और मंजूरी के बीच कुछ कह सकते हैं सीमित अधिकार देती है, पर उसमें मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। और अर्जी देने से लेकर प्रकाशन तक तब तो कोई खास अधिकार नहीं मिलते। तो उनका कहना था कि भाई 20 साल का एक हिस्सा तो बिना पूरे अधिकारों के ही निकल जाता है। हाँ, ये तो खोया हुआ समय वाली बात हुई। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि ये अवधि मंजूरी की तारीख से या कम से कम प्रकाशन की तारीख से गिनी जानी चाहिए। अविष्कारक के नजरिए से तो ये बात सोचने वाली लगती है, लेकिन सरकार या जो प्रतिवादी अधिकारी थे, उन्होंने इसके जवाब में क्या कहा? हाँ, तो सरकार ने कई तर्क दिए। पहले तो उन्होंने कुछ शुरुआती आपत्तियां उठाईं, जैसे कि याचिका देर से दायर हुई है और ये मामला रेस जुडिकाटा के तहत आता है। मतलब ऐसा ही मुद्दा पहले तय हो चुका है। अच्छा। हाँ, हालांकि अदालत ने इन शुरुआती आपत्तियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उनका कहना था कि ये मामला सीधे कानून की संवैधानिकता का है, जो पहले नहीं था। ठीक है, तो मुख्य तर्क क्या थे सरकार के? हाँ, मुख्य तर्क ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पहला कि धारा 53 और धारा 11A ये दोनों अलग अलग हैं और पेटेंट प्रक्रिया के अलग अलग चरणों पर लागू होती हैं। धारा 11A कुछ अतिरिक्त अधिकार देती है, वो अलग बात है। दूसरा, और ये बहुत अहम है, कि धारा 53 ट्रिप्स समझौते TRPS एग्रीमेंट के पूरी तरह अनुरूप है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, भारत भी इसमें शामिल है और ये कहता है कि पेटेंट अवधि अर्जी दाखिल करने की तारीख से कम 20 साल होनी चाहिए। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तय है। बिल्कुल, संसद ने इसी आधार पर कानून बनाया है। तीसरा, ये संसद के विधायी विवेक का मामला है, मतलब कानून बनाना संसद का काम है और जब तक वो पूरी तरह मनमाना न लगे, अदालत उसमें दखल नहीं देती। ठीक है। चौथा, एक और दिलचस्प बात, जब पेटेंट मिल जाता है तो अधिकार असल में पीछे जाकर लागू होते हैं। पीछे जाकर लागू मतलब पेटेंट मिलने के बाद आप अर्जी देने की तारीख से लेके उस दौरान हुए उल्लंघनों के लिए भी हर्जाना मांग सकते हैं। अच्छा, तो वो खोया हुआ समय असल में पूरी तरह खोया हुआ नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। इससे वो दलील कुछ कमजोर हो जाती है। उन्होंने इसके लिए संपत्ति पंजीकरण कानून का उदाहरण भी दिया था। और आखिर में उन्होंने कहा कि देखिए, पेटेंट कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये तो कानून द्वारा दिया गया अधिकार है, एक स्टैट्यूटरी राइट है। तो संसद तय कर सकती है कि ये अधिकार कब और कैसे मिलेंगे, किस चरण में क्या अधिकार मिलेंगे। समझ गया। तो ये थे दोनों तरफ के तर्क। सरकार की तरफ से काफी मजबूत दलीलें थीं। अब अदालत किस नतीजे पर पहुंची, क्या कहा अदालत ने? अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। साफ तौर पर कहा कि धारा 53 संवैधानिक है, इंट्राविरस मतलब कानून के दायरे में है और वैध है। ओके। अदालत का मानना था कि धारा 53 और धारा 11A में कोई आपसी टकराव या विरोधाभास नहीं है, वो बस प्रक्रिया के अलग अलग पड़ावों के लिए हैं। अदालत ने ये भी माना कि धारा 53 ट्रिप्स समझौते का पूरी तरह पालन करती है, जो भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। हाँ, ये बात पहले भी आई थी। बिल्कुल। और जैसा हमने बात की, अदालत ने विधायी विवेक के सिद्धांत पर काफी जोर दिया। कहा कि क्योंकि पेटेंट कानून से मिला अधिकार है, मौलिक नहीं, तो संसद को ये तय करने की पूरी छूट है कि अधिकार कैसे और कब दिए जाएं, जब तक कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से बेतुकी या मनमानी ना हो। हाँ।
अधिकारों का ये अलग अलग स्तर पर मिलना मतलब ग्रेडेशन, इसे अदालत ने गलत नहीं माना। और वो रिलेट बैक वाली बात कि अधिकार पीछे जाकर लागू होते हैं, उसे भी अदालत ने वजन दिया, जिससे खोए हुए समय की दलील और कमजोर हो गई। अच्छा। साथ ही अदालत ने ये भी नोट किया कि 2002 में जो ये 20 साल की एक समान अवधि लाई गई थी, वो पहले की व्यवस्था से बेहतर ही है, जब अवधि छोटी और अलग-अलग, जैसे 5, 7, 14 साल हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और मौजूदा कानून को सही ठहराया। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? इस फैसले का कानूनी महत्व क्या है? इसके कई मतलब है। पहला तो ये कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये फैसला बाध्यकारी है, मतलब वहाँ की निचली अदालतों को इसे मानना होगा। ठीक है। दूसरा, देश की दूसरी हाई कोर्ट्स के लिए ये एक मार्गदर्शक मिसाल, परसुएसिव अथॉरिटी की तरह काम करेगा। वो इसे देख सकते हैं, इससे प्रेरणा ले सकते हैं। हम्म। तीसरा, ये एक तरह से पुष्टि करता है कि भारत का पेटेंट कानून अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ट्रिप्स के अनुरूप है। चौथा, ये बात फिर से साफ हो जाती है कि पेटेंट एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। इससे संसद की कानून बनाने की शक्ति को बल मिलता है। सही। और पांचवा, ये साफ करता है कि ये वाला मामला जो सीधे धारा 53 की वैधता पर था, पिछले मामलों से अलग था, जहां शायद सिर्फ अवधि की गणना पर सवाल उठाया गया था। संक्षेप में कहें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ये माना है कि पेटेंट अधिनियम की धारा 53 संवैधानिक रूप से पूरी तरह वैध है और पेटेंट की 20 साल की अवधि अर्जी दाखिल करने की तारीख से ही शुरू होगी, भले ही पूरे अधिकार मिलने में थोड़ा वक्त लगे। हाँ बिल्कुल, कानूनी तौर पर स्थिति अब और साफ हो गई है। कम से कम इस अधिकार क्षेत्र में तो यही स्थिति है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात फिर भी रह जाती है ना। मतलब ठीक है, कानून अपनी जगह है, पर क्या अर्जी दाखिल करने और पूरे अधिकार मिलने के बीच का ये जो अंतराल है, खासकर आज की इतनी तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में, क्या ये आविष्कारकों के लिए पेटेंट सिस्टम को थोड़ा कम प्रभावी बनाता है? ये एक सवाल है जो आविष्कारों के प्रोत्साहन और दूसरी तरफ जानकारी तक आम जनता की पहुंच के बीच के बड़े संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है। इस पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है।